हाय गाइस, लेट्स अनलॉक फिलोसफिकल थिंकर्स। तो अनलॉक जीएस एकेडमी की ये नई सीरीज़ है जो फिलोसफिकल थिंकर्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में है। ये वाली सीरीज़ आपके एथिक्स के पेपर में और ऐसे राइटिंग के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इनके जो कोट्स होते हैं, इनके जो फिलोसफिकल फिलॉसफी होती है, वो बेसिकली आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोक्रेटिस के बारे में। अब सोक्रेटिस मोस्टली एसोसिएट होता है ग्रीस से। तो 6th सेंचुरी बीसी का जो एथेंस है, अ, उसको अब हम ग्रीस बोलते हैं। तो 6th सेंचुरी बीसी में एक्चुअली मोस्टली फ़िलासफ़ी की शुरुआत हुई थी, जो कि फ़िज़िकल चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड थी। मोस्टली फिजिसिस्ट जो थे वो इन चीज़ों पे काफ़ी चर्चा करते थे। तो प्री सोक्रेटिस के टाइम पे, जो कि 6th सेंचुरी बीसी है, उसमें फिजिसिस्ट जो थे वो एम्पेरिकल स्टडीज़ मोस्टली करते थे। वो जानना चाहते थे बेसिकली कि आप हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ से बना है। तो इनमें जो थिंकर्स मोस्टली प्रोमिनेंट थे वो थेल्स, डेमोक्रिटस, हेराक्लिटस, फेर्मिंदस एंड पाइथागोरस। अब थेल्स ने ये थ्योरी दी थी कि जो हमारा आसपास का वर्ल्ड है वो 3 एलिमेंट्स से बना है, जिसमें से एक है फायर, अर्थ या फिर एयर, या फिर इन तीनों के किसी कॉम्बिनेशन से हमारी ये आसपास की दुनिया बनी है। थेल्स ने ये बोला था। अब उसके बाद में डेमोक्रिटस आते हैं। वो बोलते हैं कि इन सब का भी एक बेसिक एलिमेंट है, जो कि है एटम, और हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की चीज़ें सिर्फ एटम्स से बनी है। अब इसके बाद में हेराक्लिटस आते हैं और वो कहते हैं कि अ, हमारे आसपास की दुनिया जो है वो जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, जैसे कि पानी आइस बन जाता है या मौसम चेंज होते हैं, इन सब का बेसिक नेचर इन सब से समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल ही अल्टीमेट रियलिटी है वो चेंज है। मतलब कि चेंज बेसिक नेचर है हमारी रियलिटी का। अब इसके बाद में परमेनिदस आते हैं और वो कहते हैं कि अल्टीमेट चेंज तो होता रहता है, पर इसके बेस में भी एक और चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, और रियलिटी जो है वो एकदम अनचेंजेबल है और कांस्टेंट है। अब इनके बाद में पाइथागोरस आते हैं। पाइथागोरस कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, इसको हम मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने, अगर कोई भी साइंस स्टूडेंट होगा तो वो बता सकता है कि उसने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो मेजरली इनकी जो थ्योरी थी वो ये समझाने के लिए थी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम काफ़ी सारी अपने आसपास की दुनिया या यूनिवर्स या कॉस्मोस समझ सकते हैं। अब ये जो अब ये जो सारी टेंडेंसी है उसको हम दो चीज़ में बांट सकते हैं कि एक ग्रुप जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है हमारे आसपास की दुनिया की बस मटेरियलिस्टिक है और कोई ऐसा बेसिक कांस्टेंट नहीं है। और जो दो बाद में आते हैं जैसे कि पाइथागोरस और पार्मेनिdes, वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ से के ऊपर चेंज होती रहती है। तो अब इन टेंडेंसी को हम बीइंग और बिकमिंग के तौर पे समझ सकते हैं। बिकमिंग मतलब चेंज विदाउट एनी इंटेंशन। तो इसको कह सकते हैं कि ये मानते थे कि रैंडमली ही चेंज होती रही चीज़ें विदाउट कोई इंटेंशन से। अब बीइंग जो है, बीइंग वाले फिलोसफर्स ये मानते थे कि एक एक कांस्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब ये दोनों थिंक ये दोनों टेंडेंसीज जो हैं वो मोस्टली एम्पेरिकल स्टडीज़ पे थी, जो आप बेसिकली एम्पेरिकल मतलब आप अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हो।
और सेंसेस से महसूस होने वाली चीज़ों से रिलेटेड जो फिलॉसफी थी वो मोस्टली होती थी। अब इसके बाद में अराउंड 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड में काफ़ी फिलोसफिकल सोशल फिलॉसफी होने लगी। सोशल फिलॉसफी जो थी उसका बेस पाइथागोरस ने दिया था बेसिकली, जब उन्होंने बताया था कि मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से हम पूरी दुनिया का आसपास की चीज़ें समझ सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है अगर हम अपने सोशल स्फेयर में उतारते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा हम अपनी कम्युनिटीज़ को बेटर कर सकते हैं। अब इसके प्रमाइस के बेसिस पे सोक्रेटिस और सोफिस्ट और बहुत सारे फिलोसफिकल थिंकर्स और थे जो फिर सोशल फिलॉसफी के बारे में बात करने लगे। तो इसमें सोशल फिलॉसफी जो है मतलब कि आसपास के ह्यूमंस के साथ में कैसे हम रह सकते हैं, अपनी कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं, उनकी जो फिलॉसफी थी उनमें नाम आता है सोक्रेटिस का, सोफिस्ट का, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं। अब इन सबको हम ये जानते हैं कि ये सारे हमें सोर्स जो है वो एक प्लेटो नाम के थिंकर हैं, उन्होंने एक सीरीज़ लिखी थी डायलॉग्स, जो कि सोक्रेटिस को एज मेन कैरेक्टर समझ के और भी बहुत सारे जो फिलोसफिकल थिंकर्स थे ग्रीस में, उनके उनके जो थॉट्स हैं वो पूरे इस सीरीज़ में रिकॉर्ड हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में जो सोक्रेटिस हैं उनके बहुत सारे थॉट्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे थिंकर्स के अलग अलग थॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंटली सोफिस्ट होते थे। अब सोफिस्ट वो होते थे, सोफिस्ट एक तरह के टीचर्स थे बेसिकली, नोमैडिक टीचर्स बोलते हैं हम इनको। तो ये जो होते थे ये घर घर जाके जो बहुत ही रिच या फिर वेल्दी लोग होते थे उनमें से जो यंग मेन होते थे उनको पॉलिटिक्स या फिर अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो सिखाते थे। तो हम इनको फर्स्ट पॉलिटिकल टीचर्स भी बोल सकते हैं सोफिस्ट को। अब ये बताते थे कि पॉलिटिकल टीचिंग पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ना है, और सोक्रेटिस बताते थे कि ह्यूमंस के आसपास में या फिर ह्यूमंस अपनी ज़िंदगी कैसे साथ में, हम लोग कैसे साथ में ठीक से रह सकते हैं। अब ये जो हैं सोशल फिलोसोफर्स दोनों या और भी बहुत सारे वर्चू या फिर एथिक्स की काफ़ी बात करते हैं। तो बेसिकली जब ग्रीस 5th सेंचुरी ग्रीस में हमें एथिक्स की शुरुआत होने को दिखाई देती है। अब इसमें हमें मोस्टली ये पता चलता है कि एथिक्स जो हमारा हम पढ़ते हैं वो काफ़ी रिलेटेड है वर्चू से। अब वर्चू की डेफिनेशन सोक्रेटिस के लिए और सोफिस्ट के लिए और बहुत सारे फिलोसफिकल थिंकर्स के लिए ग्रीस में सेम ही थी ऑलमोस्ट, जो वो बोलते थे कि एक्सीलेंस होता है वर्चू होना। तो अगर किसी इंसान में एक्सीलेंस पाने की क्षमता है तो वो वर्चुअस है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर इनके वर्चू कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं उसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है सोक्रेटिस और सोफिस्ट्स के थिंकिंग या थॉट प्रोसेस से रिलेटेड। अब वर्चू जो सोक्रेटिस बोलते थे, अब हमने इसमें कॉमनैलिटी ये देख ली है कि सोफिस्ट और सोक्रेटिस और भी फिलोसफिकल थिंकर्स जो थे वो कॉमन थॉट प्रोसेस रखते थे वर्च्यू की मीनिंग के बारे में, कि आपके जो एक गोल होता है ह्यूमन लाइफ का वो क्या होना चाहिए, और काफ़ी कि अब इन सब फिलोसफर का ये मानना था कि गोल जो है ह्यूमन लाइफ का वो हैप्पीनेस होना चाहिए।
अब एक कॉन्सेंसस था पूरे फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस में, सोशल फिलोसफी में, कि वर्चुअस जो एक कोई इंसान अगर वर्चुअस है तो उसका गोल हैप्पीनेस है। बट डिफरेंसेस ये यहाँ पे आते थे कि इनके ये हैप्पीनेस पाने का तरीका क्या था। अब सोफिस्ट ये बोलते थे कि अगर कोई भी इंसान फिज़िकल प्लेजर्स या फिर बहुत तरह के, जैसे कि सोसाइटी में ऑनर हो गया, वेल्थ हो गया, इन सब के लिए अगर वो एक्सीलेंस की तरफ जा रहा है तो वो काफ़ी वर्चुअस है। सोफिस्ट ये मानते थे। अब बाकी सोक्रेटिस ये कहते थे कि ऐसा कोई नहीं हो सकता कि सिर्फ फिजिकल प्लेजर से ही हैप्पीनेस मिल सकती है। अब इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस मिले हैं सोशल ऑर्डर को देख के, क्योंकि ये पूरी थ्योरी सोसाइटी और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को लेके होती है, तो हमें इनके व्यूज़ सोशल ऑर्डर को लेके भी जानने चाहिए। तो सोक्रेटिस जो बोलते थे, पहले सोफिस्ट का जान लेते हैं। तो सोफिस्ट मोस्टली कहते थे कि सोशल ऑर्डर जो है वो एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब कि सिर्फ एक नाम की चीज़ है, और लोग बस अपने इंडिविजुअल या अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बनाए रखते हैं। और हर कोई एक इंडिविजुअल केपेबल है, मोस्टली वेल्दी फैमिली से, कि वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सके। अब ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट हम ये परसुएशन की लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि सोफिस्ट बताते थे, टीच करते थे लोगों को कि आपकी बोलने की या वर्ड्स यूज़ करने के जो तरीके हैं उनसे आप अपने पॉलिटिकल जो एम्बिशंस हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये सोशल ऑर्डर या फिर इंस्टीट्यूशंस की इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाए। सोफिस्ट ये कहते थे। बट सोक्रेटिस का ये मानना था कि हमें सोशल ऑर्डर काफ़ी ज़रूरी है, और सोसाइटी जो है वो नेचुरल आती है ह्यूमंस के लिए, और क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, और हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। तो सोक्रेटिस का ये था कि ये कहते थे कि वर्चू जो है सिर्फ फिज़िकल प्लेजर्स या फिर एक्सीलेंस, ये नहीं कह सकते कि एक्सीलेंस आपको सिर्फ इसीलिए चाहिए कि आप चीज़ें अचीव कर सको। एक्सीलेंस आपको मॉरली भी होनी चाहिए। एक्सीलेंस मतलब मॉरल ग्राउंड होना चाहिए, और नॉलेज जो है वो काफ़ी बेस बनाती है आपके वर्चुअस होने का। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि वर्चू और वर्च्यू का जो यूज़ है दोनों के लिए, या अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफिकल थिंकर्स के लिए, वो काफ़ी डिफरेंट था। जैसे कि वर्च्यू, सोक्रेटिस जो है वर्च्यू को मॉरल एक्सीलेंस से कनेक्ट करते थे और नॉलेज से कनेक्ट करते थे। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइन है, कोड है सोक्रेटिस का कि वर्च्यू इज़ नॉलेज, और नॉलेज वो भी जो हो एथिकल नॉलेज, जो आपको बता सके कि क्या गुड है और क्या गलत है। और बाकी ये कहते थे, इनका ये मानना था कि अगर लोगों को पता है कि एक्चुअली में गलत और सही की समझ जिसको है, और वो सारी चीज़ें गलत सही की अगर आप सोशल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं उनमें अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सोशल ऑर्डर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये सोक्रेटिस का मानना था। तो मोस्टली सोक्रेटिस जो है वो सोशल ऑर्डर को काफ़ी डिफेंड करते थे। अब ये कहते थे कि सोक्रेटिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल ऑर्डर को रिफॉर्म भी करना चाहते थे,
कि उनका जो बेस हो वो एथिकल हो, ना कि सिर्फ परसुएशन या फिर किसी की अच्छे बोलने की क्षमता पे ही रुक जाए। वो एथिकल हो, वो मॉरल हो, और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की समझदारी से रिलेटेड सोसाइटी फॉर्मेशन हो। और इन सब को लेके ही, क्योंकि वो रिफॉर्म करना चाहते थे, तो एथेंस के जो और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उन्होंने सोक्रेटिस को काफ़ी डेथ सेंटेंस दे दिया, क्योंकि वो चार्ज उन पे चार्ज लगा था कि वो एथेंस के जो यूथ हैं उनको करप्ट कर रहे हैं, और उनके जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी उनको इम्प्योर कर रहे हैं, और वो जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है एथेंस का उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो उनको डेथ सेंटेंस मिला था। अब डेथ सेंटेंस के टाइम पे जब वो अरेस्टेड थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा है ड्यूरिंग डेथ, जब उन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली थी वो भी लिखी हुई हैं। तो उनमें से काफ़ी फेमस जो एक लाइन है वो है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। क्योंकि सोक्रेटिस प्रोपोनेंट थे नॉलेज के, तो वो जानना चाहते थे सब कुछ, तो वो कहते थे कि अगर आपने नॉलेज गेन नहीं करी, या फिर अगर आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जाना नहीं है, तो आपने अपनी लाइफ नहीं जी है। और बाकी और भी चीज़ें थी कि जैसे वो ये मानते थे कि फिलोसफिकल मीन मतलब, अगर आप फिलोसफिकल हो तो उसका मतलब ये है कि आप सच्चाई पे एक्ट करोगे, चाहे उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो। तो इनका ये बहुत ही स्ट्रांगली मानना था कि अगर आप सच्चाई को ही बेस मान के उसकी तरफ ही एक्ट करोगे, तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर कॉन्सिक्वेंस की चिंता ना करते हुए अगर आप सच्चाई से ही एक्ट करते हो, तो आप फिलोसफिकल हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, इनका कहना था कि अगर कोई इंसान अनएथिकल बिहेव कर रहा है, या फिर अगर किसी ने स्टील किया है फॉर एग्जांपल, या चोरी करी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो ठीक से नहीं जानता, मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसका ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है उसके अनएथिकल बिहेवियर से, जो कि उसको मिसबिहेव करने को मजबूर कर रहा है। तो इग्नोरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो तो। ये सोक्रेटिस का मानना था। अगर आप नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप नॉलेज की जानना चाह रहे हैं, तो आप काफ़ी वाइज हैं। तो ये मानते थे कि अगर कोई इंसान ये क्लेम करता है कि उसको सब कुछ पता है, तो वो काफ़ी इग्नोरेंट है। सोक्रेटिस का ये कहना था। और अगर कोई इंसान नॉलेज गेन करना चाह रहा है, या फिर वो चाहता है कि उसे और पता चले, तो वो काफ़ी वाइज है। क्योंकि अगर उसे पता है कि उसे सब कुछ नहीं पता है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी समझदार है। और ये जो जानने या फिर पता होने की जो थ्योरी है, ये भी काफ़ी सारे फिलोसोफर्स ने क्वेश्चन करी थी कि सोक्रेटिस ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, या फिर उन्हें पता है ये जो नॉलेज की ये बात करते हैं। तो सोक्रेटिस ने एक स्टोरी के थ्रू, एक फीडो नाम का डायलॉग है प्लेटो का, उसमें एक स्टोरी बताई है सोक्रेटिस ने, जिसमें उनका ये क्रक्स निकला था, ये कंक्लूड करा था उन्होंने कि जो इग्नोरेंट है वो हमेशा ये कहते हैं कि उन्हें सब पता है, और जो वाइज हैं उन्हें हमेशा जानने की इच्छा रहती है कि मुझे और जानना है। और ये हमेशा कहते थे कि जो आप ये नॉलेज है, या फिर ये जो एथिकल नॉलेज है, ये आप टीच कर सकते हैं
और उनका जो मेथड था टीच करने का वो क्वेश्चंस के थ्रू था। बेसिकली उनका ये जो फॉर्म था उसे सोक्रेटिस मेथड को डायलेक्टिक मेथड बोलते थे। तो बेसिकली उनका ये मानना था कि सबके पास एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है और सबको पता है कि सबको एक इनहेरेंट नॉलेज है, सबको अंदर से पता है कि किस चीज़ कोई चीज़ कैसे काम करती है। बट क्वेश्चंस के थ्रू ये पूरा जो आंसर है निकालने की जो प्रोसेस है वो उनका टीचिंग मेथड था कि आप कॉन्शियस हो जाएं अपने ही कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो इससे इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि वो काफ़ी नॉलेज के प्रोपोनेंट थे। इन्हें एथिकल नॉलेज का प्रोपोनेंट भी बोल सकते हैं और इनके ही वजह से एथिक्स जो है पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटी में या फिर सोशल साइंसेस में काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुई थी। तो ये सब था सोक्रेटिस के बारे में। बाकी और भी फिलोसफर्स और बाकी और पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में जानने के लिए आप अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।